हेलो क्लास 9th स्टूडेंट्स। तो आज हम फिर से व्याकरण का एक नया टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं और आज का हमारा टॉपिक है जिसे आप काफ़ी हद तक परिचित हैं, कुछ चीज़ों से परिचित हैं और कुछ से नहीं। वो है हमारे विराम चिन्ह। तो इन्हीं विराम चिन्हों को आज हम देखने और समझने वाले हैं। पूरे हम आज 18 आपके लिए विराम चिन्ह लेकर आए हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, ठीक है। तो चलिए आज का टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं, जिनमें आप देख रहे हैं हमारे पास विराम चिन्ह। आज के टॉपिक में हम क्या पढ़ रहे हैं? क्लास 9th हिंदी कोर्स बी का हमारा ये टॉपिक है। इसमें है हमारे पास विराम चिन्ह, जिसमें हम देखेंगे सबसे पहले अर्थ और परिभाषा विराम चिन्हों की, विराम चिन्ह का प्रयोग कैसे किया जाता है और विराम चिन्हों की आवश्यकता आखिर है क्यों, और उसके बाद विराम चिन्ह के प्रकार। सारी चीजें आज हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले विराम चिन्ह का अर्थ और परिभाषा। विराम का अर्थ है रुकना या ठहरना, अर्थात वाक्य को लिखते समय अथवा बोलते समय बीच में कहीं कहीं थोड़ा रुकना पड़ता है, जिससे भाषा स्पष्ट, अर्थवान और भावपूर्ण हो जाती है। लिखित भाषा में इस ठहराव को दिखाने के लिए कुछ विशेष प्रकार के चिन्हों का प्रयोग करते हैं, इन्हें ही विराम चिन्ह कहा जाता है। देखिए क्या होता है, हम बोलते समय अपने मन की भावों को बहुत अच्छे से बताते हैं, क्योंकि कहीं हम ज़्यादा देर रुकते हैं, कहीं थोड़ी देर रुकते हैं, कहीं पर हम बहुत थोड़ा सा जोर देकर बोलते हैं। तो हम बोलते समय तो ये भाव बहुत आसानी से प्रकट कर लेते हैं। लिखते समय हम इनको व्यक्त करने के लिए कि मतलब कहाँ हम ज़्यादा देर रुके, कहाँ कम देर रुके, क्या चीज़ों पर हम जोर डाल रहे हैं, तो इसके लिए हम विराम चिन्हों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इसलिए विराम चिन्ह आपको लिखते समय विराम चिन्ह लगाए जाते हैं। अब विराम चिन्ह की परिभाषा देखिए क्या है। विराम चिन्ह का अर्थ है ठहराव, विश्राम, रुकना, अर्थात वाक्य लिखते समय विराम को प्रकट करने के लिए लगाए जाने वाले चिन्ह को विराम चिन्ह कहते हैं। तो ठीक है, समझ में आया कि जब हम अपने भाव जो विराम की कहाँ पर हमें कितना रुकना है, कितना नहीं रुकना है, कैसे बोलना है, क्या नहीं करना है, तो उसके लिए हम विराम चिन्हों को लगाते हैं। विराम चिन्ह के उदाहरण देखिए क्या है। मोहन पढ़ रहा है, ये सामान्य सूचना है, तो आप यहाँ पर विराम चिन्ह देख रहे हो, एक पूर्ण विराम लगा हुआ है। ताजमहल किसने बनवाया, अब ये क्वेश्चन है, ताजमहल किसने बनाया, तो हम क्वेश्चन कर रहे हैं, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक हो गया, प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया। श्याम आया है, तो अब यहाँ पर हम आश्चर्य से पूछ रहे हैं श्याम आया है। एक तो होता है श्याम आया, ठीक है, श्याम आया है, क्या श्याम आया है। तो हम अब देखो इसी एक ही सेंटेंस को हमने कितने भावों में पूछा। एक बार हम सिंपल स्टेटमेंट में बोला, एक बार हमने क्वेश्चन में पूछा क्या श्याम आया है, दूसरी बार श्याम आया है तो हमने आश्चर्य से पूछा। तो यहाँ पर हम अलग अलग भावों से एक ही सेंटेंस को पूछा। तो यहाँ पर ये होते हैं इनके उदाहरण, ठीक है, चिन्ह इस तरीके से लगते हैं। अब विराम चिन्ह का प्रयोग आखिर कैसे करते हैं, इनका प्रयोग ध्यान से देखिएगा। यदि विराम चिन्ह का वाक्य में सही से प्रयोग ना किया जाए तो वाक्य अर्थहीन और अस्पष्ट या फिर एक दूसरे से विपरीत हो जाता है। देखिए इसका सबसे अच्छा उदाहरण, अगर हम विराम चिन्ह का सही इस्तेमाल नहीं करते हैं तो जो वाक्य दिया गया है वो अपने अर्थ को स्पष्ट ही नहीं कर पाएगा और कभी कभी अर्थ का अनर्थ हो जाता है। कैसे, देखिए, रोको मत जाने दो, ठीक है, रोको मत जाने दो। अब इसका अर्थ ही मेरे समझ में नहीं आ रहा है, वो रुकने को कह रहा है या जाने को कह रहा है या नहीं रुकने के लिए बोल रहा है, क्या नहीं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए क्या है, रोको मत जाने दो, क्या है, रोको मत जाने दो। अब यहाँ पर ना जाने देने की बात हो रही है, अब उससे क्या बोला जा रहा है कि उसको रोक लो, जाने मत दो, ठीक है। तीसरा वाक्य देखिए, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, और यहाँ पर जाने देने की बात हो रही है। देखिए सेंटेंस तीनों जो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं सब अपनी जगह हैं, लेकिन हमने विराम चिन्ह देखिए जिस तरीके से लगाए हैं उससे वाक्य के अर्थों में फर्क आ गया। जैसे यहाँ पर आपको अल्प विराम लगा था तो हमें जरा देर रुकना था, रोको मत जाने दो, दूसरा रोको मत जाने दो। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमारे बोलने के तरीके से और इन विराम चिन्हों के प्रयोग से हम सही अर्थ निकाल सकते हैं, क्योंकि बोलने के तरीके में तो हम बता देते हैं, लेकिन लिखते समय वो चीज़ के सही रूप से प्रकट हो उसे सही जगह विराम चिन्ह लगाना जरूरी होता है। जैसे याद दिया है, पहले वाक्य में अर्थ स्पष्ट नहीं होता जबकि दूसरे तीसरे वाक्य में अर्थ तो स्पष्ट हो जाता है लेकिन एक दूसरे का उल्टा अर्थ मिलता है।
एक में जाने को बोल रहा है और एक में नहीं जाने को बोल रहा है, यही हो रहा है ना। तो क्या हो रहा है, एक दूसरे में अर्थ जो है वो बदल जा रहा है, जबकि तीनों वाक्यों में वही शब्द है। आप देख लो, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, तीनों में वही शब्द है, बस तीनों के अर्थ अलग अलग आ गए। दूसरे वाक्य में रोको के बाद अल्पविराम लगाने से रोकने के लिए कहा गया, जबकि तीसरे वाक्य में रोको मत के बाद अल्पविराम लगाने से किसी को ना रोक पाने के लिए कहा गया है। ठीक है, अब आ जाते हैं विराम चिन्ह की आवश्यकता क्यों। सबसे सही रीजन तो ये है कि जो चीजें हम जिस भाव में बोल रहे हैं वो भाव लिखने में भी प्रकट हो सही तरीके से, इसीलिए विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जीवन की दौड़ में मनुष्य को कहीं ना कहीं रुकना या ठहरना भी पड़ता है। विराम की आवश्यकता हर व्यक्ति को होती है। जब हम करते करते थक जाते हैं तब मन आराम करना चाहता है। यह आराम विराम का ही दूसरा नाम है। समझ में आया? जब हम लोग भी काम करते करते थक जाते हैं तो आराम करना चाहते हैं ना, तो ये विराम भी उसी आराम का दूसरा नाम है। पहले विराम होता है फिर आराम होता है। जब हम रुकेंगे तभी तो आराम करेंगे होता है। स्पष्ट है कि साधारण जीवन में ही विराम की आवश्यकता होती है। लेखन मनुष्य के जीवन की एक विशेष मानसिक अवस्था है, यानी कि हम अपने मन के भावों को प्रकट करने के लिए लेखन कार्य करते हैं। लिखते समय लेखक यूं ही नहीं दौड़ता, बल्कि कहीं थोड़ी देर के लिए रुकता है, ठहरता है और पूरा यानी पूर्ण विराम लेता है। तो मतलब क्या, कहीं पर हमारे भाव रुक रहे हैं, कहीं ठहर रहे हैं, कहीं पूरी तरीके से ठप हो गए हैं। ऐसा इसलिए होता है कि हमारी मानसिक दशा की गति सदा एक जैसी नहीं रहती। हमारे सोचने की, समझने की, भावों की गति एक सी नहीं रहती। जब हमारे भाव एक जैसे नहीं रहते तो उनको प्रकट करने का तरीका भी अलग अलग तरीके से रहता है। यही कारण है कि लेखन कार्य में भी विराम चिन्हों का प्रयोग करना पड़ता है, यानी कि मेरे भाव कहाँ पर किस तरीके से हैं, इसे प्रकट करने के लिए हमें जो है इन विराम चिन्हों का इस्तेमाल करना पड़ता है। यदि इन चिन्हों का उपयोग ना किया जाए तो भाव अथवा विचार को स्पष्टता में बाधा पड़ेगी। यानी कि हम विराम चिन्ह अगर नहीं इस्तेमाल करें तो लेखक क्या कहना चाह रहा है, पाठक ये चीज ठीक तरीके से समझ नहीं पाएगा और वाक्य एक दूसरे में उलझ जाएंगे। तब पाठक को व्यर्थ ही माथापच्ची करनी पड़ेगी, यानी कि वहां पर चीज को समझने के लिए हमको माथापच्ची करनी पड़ेगी। अगर विराम चिन्हों का सही प्रयोग होता है तो हमें बात स्वतः ही आसानी से समझ में आ जाएगी। इसलिए आवश्यक होते हैं विराम चिन्ह। चलिए अब हम देखते हैं विराम चिन्ह के प्रकार। तो यहाँ करीबन 18 प्रकार के मैं विराम चिन्ह लेकर आई। देखिए क्या हिंदी में 18 प्रकार के विराम चिन्ह के भेद निम्नलिखित हैं। तो देखिए इधर विराम चिन्ह के नाम है और इधर ये विराम चिन्ह बने हुए हैं। अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम। जैसे मैं आपको यहाँ चिन्हों पर दिखाती हूँ, ये देखिए क्या है, अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, उप विराम, विस्मयादि बोधक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, कोष्टक चिन्ह, योजक चिन्ह, अवतरण या उद्धरण चिन्ह, जिसे हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमा या डबल इन्वर्टेड कॉमा कहते हैं। फिर आते हैं लाघव चिन्ह या संक्षेप सूचक चिन्ह, विवरण चिन्ह या आदेशक चिन्ह, रेखांकन चिन्ह यानी कि अंडरलाइन चिन्ह जो होता है, लोप चिन्ह या पदलोप चिन्ह, पुनरुक्ति सूचक चिन्ह, जहां पर हम एक ही शब्द को दोबारा नीचे वैसे उतारते हैं तो डबल कॉमा लगा देते हैं ना, उस तरीके से। फिर है विस्मरण त्रुटिपूरक या हंस पद, अवग्रह या दीर्घ उच्चारण चिन्ह, तुल्यता चिन्ह सूचक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह। अब आप बोलोगे मैम आपने सब बता दिए, हमारी समझ में नहीं आया कौन सा कहाँ लगेगा। अरे परेशान नहीं होइए, ये सारे चिन्ह आपको मैं डिटेल में समझाने वाली हूँ कि कौन सा चिन्ह किस तरीके से कहाँ पर लगता है। तो सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं अल्प विराम। जो चिन्ह है उन्हें बहुत ध्यान से देखते जाइएगा। जहां थोड़ी सी देर रुकना पड़े वहां अल्प विराम, अल्प मतलब क्या होता है, थोड़ा, का प्रयोग किया जाता है। अर्थात एक से अधिक वस्तुओं को दर्शाने के लिए अल्प विराम चिन्ह लगाए। जैसे हमने बोला मोहन, सोहन, रीता, सुनीता। तो देखो यहाँ पर इन दोनों के बीच में बहुत जरा देर के लिए लिख रही हूँ। एक शब्द का दूसरे से जो है थोड़ा सा हम अलग करने के लिए, विभिन्नता दर्शाने के लिए अल्प विराम लगाते हैं। अल्प का अर्थ होता है थोड़ा, अल्प विराम का अर्थ होता है थोड़ा विश्राम अथवा थोड़ा रुकना।
बातचीत करते समय अथवा लिखते समय जब हम बहुत सी वस्तुओं का वर्णन एक साथ करते हैं तो उनके बीच बीच में अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। तो मतलब जब हम कई सारी चीजों को एक साथ ले रहे हैं तब हम यहाँ पर अल्प विराम का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप देख रहे हो, राम अल्प विराम, सीता अल्प विराम, लक्ष्मण, हनुमान, ये सभी भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। तो अब आप यहाँ पर देख रहे हैं इन सभी के बीच हमने क्या लगाया, अल्प विराम लगाया। उसी तरह मैंने भारत में पहाड़, झरने, नदी, खेत, इमारत आदि चीजें देखी। तो ये सारी चीजें देखी तो इनके बीच में देखिए हम रुक रुक के बोल रहे थे तो थोड़ा थोड़ा देर रुके हम, तो यहाँ पर क्या लगा, अल्प विराम। नेक्स्ट आते हैं अर्ध विराम। अर्ध विराम क्या होता है, देखिए पूर्ण विराम से कुछ कम और अल्प विराम से अधिक। पूर्ण विराम में तो बिल्कुल ठहर जाते हैं, तो पूर्ण विराम से कम और अल्प विराम से अधिक देर रुकने के लिए अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। अर्ध विराम का चिन्ह देखिए, एक डॉट है और नीचे एक कॉमा है। अर्थात एक वाक्य का या वाक्यांश के साथ दूसरे वाक्य या वाक्यांश का संबंध बताना हो तो अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। मोस्टली एक वाक्य या वाक्यांश के बाद अर्ध विराम लगता है, फिर दूसरा वाक्य या वाक्यांश शुरू होता है, क्योंकि तभी इनके बीच संबंध हो पाता है। जहां अल्प विराम से कुछ अधिक ठहरते तथा पूर्ण विराम से कम ठहरते हैं वहां अर्ध विराम का चिन्ह लगाया जाता है। यदि एक वाक्य या वाक्यांश एक साथ दूसरे वाक्य या वाक्यांश का संबंध बताना हो वहां अर्ध विराम का प्रयोग होता है। इस प्रकार के वाक्यों में वाक्यांश दूसरे से अलग होते हुए भी दोनों का कुछ ना कुछ संबंध होता है। मतलब ये दोनों वाक्य आपस में अलग अलग होंगे, लेकिन इस अर्ध विराम के चलते इन दोनों का बीच में संबंध स्थापित हो जाता है, संबंध रहता है, इसीलिए अर्ध विराम लगाया जाता है। अब जैसे इसका उदाहरण देखिए क्या है, सूर्यास्त हो गया, अर्ध विराम लगा, लालिमा का स्थान कालिमा ने ले लिया। अब यहाँ पर देखिए सूर्यास्त हो गया, सूर्यास्त हो गया का संबंध दूसरे वाक्य के साथ में है, इसीलिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर सूर्यास्त हो गया, लालिमा का स्थान कालिमा ने ले लिया। तो देखिए हम अल्प विराम से ज्यादा देर रुके ना, इसलिए यहाँ पर अर्ध विराम लगा। नेक्स्ट देखिए, सूर्योदय हो गया, चिड़िया चहकने लगी और कमल खिल गए। तो समझ में आया अर्ध विराम कहाँ पर लिख रहा है, उसका चिन्ह कैसे होता है। अब हम आ गए पूर्ण विराम पे। पूर्ण विराम में देखिए क्या है, जब वाक्य खत्म हो जाता है तब वाक्य के अंत में पूर्ण विराम लगाया जाता है। यानी कि जहां पर हमारे भावों का पूरी तरीके से विराम हो जाता है वहां पर हम पूर्ण विराम लगाते हैं। उदाहरण के लिए, राम खाना खाता है, मोहन स्कूल जाता है, राम या दोस्त मोहन है, मैंने अपना पूरा काम कर लिया। तो यहाँ पर वाक्यों के अंत जहां पर हम पूरी तरीके से अपने भावों का अंत कर देते हैं वहां पर पूर्ण विराम लगता है। हिंदी में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग सबसे अधिक होता है। यह चिन्ह हिंदी का प्राचीनतम विराम चिन्ह है। देखिए समय समय के साथ उसमें विराम चिन्ह बढ़ते गए, लेकिन पूर्ण विराम जो है वो सबसे पुराना विराम चिन्ह है। अब आते हैं उपविराम। उपविराम क्या होता है, देखिए जब किसी शब्द को अलग दर्शाया जाता है तो वहां पर उपविराम चिन्ह, यानी कि सिर्फ 2 डॉट्स होते हैं, देख रहे हैं आप, सिर्फ 2 डॉट्स होते हैं, लगाया जाता है। अर्थात जहां पर किसी वस्तु या विषय के बारे में बताया जाए तो वहां पर उपविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। मतलब हम एक शब्द के बारे में बता रहे हैं, लेकिन उसको कैसे बताना है या उसके आगे क्या चीजें हैं उसके आगे हम लगाते हैं, तो उसे हम उपविराम चिन्ह कहते हैं। जैसे देखिए, प्रदूषण एक अभिशाप। अब आपको प्रदूषण पे निबंध लिखना तो है, लेकिन साथ में एक्सप्लेन करना है एक अभिशाप है। उसी तरीके से विज्ञान, वरदान या अभिशाप, तो दोनों चीजें आपको बतानी है, वरदान कहाँ कहाँ सिद्ध हो रहा है और अभिशाप कहाँ कहाँ सिद्ध हो रहा है। तो ये दोनों चीजें, तो इसीलिए यहाँ पर क्या लगा, ये उपविराम चिन्ह। नेक्स्ट आते हैं विस्मयादिबोधक चिन्ह। अब ये सबसे तो आप अच्छी तरह परिचित होंगे, एस्टिमेशन मार्क होता है। जहां पर हम अपने भावों पर ज्यादा जोर देते हैं वहां पर ये चिन्ह लगाए जाते हैं। विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग वाक्य में हर्ष,
विवाद, विस्मय, घृणा, आश्चर्य, करुणा, भय इत्यादि का बोध कराने के लिए किया जाता है। अर्थात इसका प्रयोग अव्यय शब्द से पहले किया जाता है, यानी कि वो जहां पर हम अपने भावों को व्यक्त कर रहे हैं उसके लिए हम यहाँ पर अपने जैसे हम जैसे बहुत ज्यादा डर गए हैं, नहीं 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 हम ऐसे बोले, तो वहां पर हम ये पर विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाएंगे। जहां पर बोलेंगे अरे वाह, तो अरे अगर हम बोलेंगे तो उस जगह पर आपका विस्मयादि बोधक चिन्ह लगेगा। अब उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं हाय, आहा, छी, अरे, शाबाश। तो ये सभी क्या है, हमारे भाव को अलग से व्यक्त कर रहे हैं। हाय, वह मारा गया। दूसरा है आहा, कितना सुहावना मौसम है। वाह, कितना सुंदर वृक्ष है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अपने भावों को हम जब बहुत ज़्यादा हम एक्साइटेड हो जाते हैं चीज़ों को, चाहे हम बहुत ज़्यादा डर जाएं, बहुत ज़्यादा हमें घृणा हो जाए, बहुत ज़्यादा आश्चर्य में पड़ जाएं, तब हम उन शब्दों के साथ इस चिन्ह को लगाते हैं। नेक्स्ट आते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। इस चिन्ह से तो आप सभी अच्छी तरीके से वाकिफ है ना। तो देखिए क्या है, क्वेश्चन मार्क्स जिसे बोलते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जहां कहीं पर हम किसी से प्रश्न करते हैं वहां पर उस वाक्य के अंत में हमेशा प्रश्नवाचक चिन्ह लगाए जाते हैं। अर्थात जब किसी वाक्य में सवाल पूछे जाने का भाव उत्पन्न हो तो उस वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जहां पर हम क्वेश्चन कर रहे हैं वहां पर। बातचीत के दौरान जब किसी से कोई बात पूछी जाती है अथवा कोई प्रश्न पूछा जाता है तब वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए आप दे सकते हैं सिंपल, जहां पर हम क्वेश्चन कर रहे हैं वहां पर हमेशा उस स्टेटमेंट के बाद क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगेगा ही लगेगा। वह क्या लिख रहा है, क्वेश्चन था। ताजमहल किसने बनवाया, तो ये क्वेश्चन है, इसलिए आप इनके अंत में देख रहे हैं क्या, क्वेश्चन मार्क यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह है। अगला चिन्ह हमारा आ रहा है कोष्टक चिन्ह, यानी कि ब्रैकेट्स जो आते हैं, ठीक है। अब इनमें क्या है देखिए, वाक्य के बीच में आए शब्दों अथवा पदों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए कोष्टक का प्रयोग किया। कभी कभी कुछ शब्द ऐसे आ जाते हैं जिनका अर्थ हमें समझ में नहीं आता, तो क्या होता है ना, बीच में ब्रैकेट लगा के उसका अर्थ उसमें लिख दिया जाता है, कोष्टक लगा के उसमें अर्थ लिख दिया जाता है। अर्थात कोष्टक चिन्ह का प्रयोग अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए शब्द अथवा वाक्यांश को कोष्टक के अंदर लिख दिया जाता है। तो जो शब्द आपका मुश्किल है बहुत ज्यादा, तो उसके आगे कोष्टक बना के उसके अर्थ को मेंशन कर देते हैं। वाक्य के बीच में आए शब्दों अथवा पदों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। अब उदाहरण के लिए आप देखेंगे विश्वामित्र, ब्रैकेट में लिखेंगे क्रोध से कांपते हुए, ठहर जा। धर्मराज, अब धर्मराज कौन है, युधिष्ठिर, सत्य और धर्म के संरक्षण। तो अब विश्वामित्र का क्या भाव था, वो क्रोध से कांप रहे थे, इसलिए उनको ब्रैकेट में दिया गया। जबकि धर्मराज किसके लिए बोला गया, युधिष्ठिर के लिए बोला गया, तो उसे हमने यहाँ पर ब्रैकेट में कर दिया। अब है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह क्या होता है, जाहिर सी बात है योग करने के लिए है, जहां पर हम दो को जोड़ने की बात कर रहे हैं। दो शब्दों में परस्पर संबंध स्पष्ट करने के लिए तथा उन्हें जोड़कर लिखने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे बहुत सारे होते हैं, दुख, सुख, लाभ, हानि, जो मोस्टली अपोजिट हैं, कभी कभी अपोजिट भी होते हैं, कभी कभी नहीं भी होते हैं या एक जैसे ही होते हैं, तो उनके बीच में एक छोटा सा डैश लगाया जाता है, तो उसी को हम योजक चिन्ह कहते हैं। हिंदी में अल्प विराम के बाद योजक चिन्ह का प्रयोग अधिक होता है। मतलब आप अल्प पूर्ण विराम का सबसे ज्यादा, उसके बाद अल्प विराम का और उसके बाद योजक चिन्ह का। दो शब्दों में परस्पर संबंध स्पष्ट करने के लिए तथा उन्हें जोड़कर लिखने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसे विभाजक चिन्ह भी कहते हैं, मतलब कभी कभी जोड़ने के लिए और कभी कभी अलग करने के लिए भी किया जाता है, इसलिए इनको विभाजक चिन्ह भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, सुख, दुख, लाभ, हानि, दिन, रात, यश, अपयश, तन, मन, धन। तो आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर जोड़ने के लिए या इन शब्दों में थोड़ा सा डिफरेंस पैदा करने के लिए भी इनका इस्तेमाल होता है। देश के दीवानों ने तन, मन, धन से देश की रक्षा के लिए प्रयत्न किया। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं तन, मन, धन, ये तीन अलग अलग चीजें हैं, मगर इनको साथ में लाने के लिए योजक चिन्ह का इस्तेमाल किया गया। अगला चिन्ह है अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह। ये क्या होते हैं, जिसे हम डबल इन्वर्टेड कॉमा या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा कहते हैं।
किसी की कही हुई बात को उसी तरह प्रकट करने के लिए अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो जब हम कोई व्यक्ति जो बात कह रहा है उसको एज इट इज अगर हम लिख देंगे तो वो डबल इन्वर्टेड कॉमा में आएगी। लेकिन किसी के द्वारा अगर कोई महत्वपूर्ण काम किया गया है या कुछ है तो उसके लिए उसको हम ज्यादा उभारने के लिए सिंगल इन्वर्टेड कॉमा भी लगाते हैं। अब उदाहरण के लिए आप देखेंगे, तुलसीदास ने सत्य कहा है, पराधीन सपने हूं सुख नाही। तो देखिए अब उन्होंने जो बात कही थी उसे हमने क्या किया, उसे डबल इन्वर्टेड कॉमा में कर दिया। फिर जयशंकर प्रसाद ने कहा जीवन विश्व की संपत्ति है, उसे भी हमने डबल इन्वर्टेड कॉमा में किया। राम ने कहा सत्य बोलना सबसे बड़ा धर्म है। उसके बाद रामधारी सिंह दिनकर श्रेष्ठ कवि थे। अब दिनकर चूंकि उनकी उपाधि है, रामधारी सिंह जी की उपाधि है दिनकर, इसलिए उसे हमने क्या किया, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में किया, क्योंकि ये बात उन्होंने कही नहीं थी लेकिन उनके लिए ये इंपॉर्टेंट बात थी, तो इसलिए उसे जो है सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में कही गई है। नेक्स्ट आते हैं लाघव चिन्ह या संक्षेप सूचक चिन्ह। जहां पर हम किसी शब्द को शॉर्ट करके लिखते हैं वहां पर हम लाघव चिन्ह या संक्षेप सूचक चिन्ह लगाते हैं। जैसे डॉक्टर हम बोलते हैं, या स्टेट्स के नाम जैसे मध्य प्रदेश है तो माँ लिख के हम लाघव चिन्ह लगाएंगे, प्रा लिख के लाघव चिन्ह लगाएंगे, हम उसको शॉर्ट कर देते हैं। जैसे दिया है, किसी बड़े या प्रसिद्ध शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए उस शब्द का पहला अक्षर लिखकर उसके आगे शून्य लगा देते हैं, यह शून्य ही लाघव चिन्ह कहलाता है। तो समझ में, छोटा होता है, शून्य से थोड़ा सा छोटा होता है, इसलिए इसे लाघव चिन्ह कहते हैं। अब उदाहरण के लिए आप देखेंगे, डॉक्टर के लिए हम डॉ लगा के ये शून्य लगा देते हैं, पंडित के लिए प लगाकर हम लाघव चिन्ह लगा देंगे, इंजीनियर के लिए इंजी लिखकर हम शून्य लगा देंगे, उत्तर प्रदेश उ 0 और प्र 0 लगा देंगे। तो यहाँ पर इतने बड़े बड़े शब्दों को हम शॉर्ट में लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है विवरण चिन्ह, विवरण या आदेश चिन्ह। विवरण चिन्ह का प्रयोग वाक्यांश के विषयों में कुछ सूचक निर्देश आदि देने के लिए होता है। जैसे कभी कभी हम लोग बोलते हैं ना, जैसे हम बोलेंगे कि हम आपको संज्ञा की परिभाषा, तो संज्ञा की परिभाषा हम निर्देश करेंगे तो हम उसके आगे ये निर्देशक चिन्ह लगा देंगे कि इसके आगे वो संज्ञा की परिभाषा शुरू होती है। तो किसी के बारे में पूरा निर्देश देने या विवरण देने के लिए हम इस चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। जैसे देखेंगे, आम के निम्न फायदे हैं, निम्न फायदे हैं, अब निम्न फायदे तो नीचे हैं भाई, तो अब उसके फायदे कहाँ हैं, आगे, उसका विवरण अब हम आगे पढ़ेंगे। उसी तरह संज्ञा के मुख्य 3 भेद होते हैं, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। वचन के 2 भेद होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो इस तरीके से क्या होगा, इन सभी का विवरण आगे दिया गया है, इसलिए इस विवरण चिन्ह को लगाया जाता है। नेक्स्ट आते हैं रेखांकन चिन्ह, जिसे हम बोलते हैं अंडरलाइन। किसी चीज को हाईलाइट करने के लिए जब हम अंडरलाइन करते हैं तो इसे रेखांकन चिन्ह कहते हैं। किसी भी वाक्य में महत्वपूर्ण शब्द, पद, वाक्य को रेखांकित करने के लिए रेखांकन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे उदाहरण देखिए, हरियाणा उत्तर प्रदेश को यमुना नदी पृथक करती है, तो अब यमुना नदी को हम हाईलाइट कर रहे हैं, इसलिए हमने इसके नीचे अंडरलाइन कर दिया, यानी कि रेखांकन चिन्ह लगा दिया। फिर आते हैं गोदान उपन्यास प्रेमचंद द्वारा लिखित सर्वश्रेष्ठ कृति है, तो प्रेमचंद की जो सर्वश्रेष्ठ कृति है गोदान, उसके नीचे हमने अंडरलाइन कर दिया। फिर आते हैं कृष्ण ने बरगद के पेड़ के नीचे उपदेश दिए, तो ये बरगद का पेड़ इंपॉर्टेंट था तो उसके नीचे हमने अंडरलाइन कर दिया। नेक्स्ट आते हैं लोप चिन्ह या पदलोप चिन्ह, ठीक है, जहां पर आगे के पद जो हैं वो गायब कर दिए जाते हैं। अक्सर सॉन्ग्स में आप जब ये चीज देखोगे, सॉन्ग में लिखते समय क्या है, जब वाक्य या अनुच्छेद में कुछ अंश छोड़कर लिखना हो तो लोप चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे आपने गाने की जो की मुखड़े की जो लाइन है, जब उसे हम अंतरे में लिखते हैं तो उसके आगे डॉट डॉट लगा देते हैं, यानी उसके आगे के हमने पद गायब कर दिए। राम ने मोहन को गाली दी, डैश डैश, क्या गाली दी वो हमने गायब कर दी। फिर है, मैं सामान उठा दूंगा पर उसकी जगह हमने क्या चीज रखी, वो हमने डॉट डॉट कर दिया। मैं घर अवश्य चलूंगा डैश डैश पर तुम्हारे साथ, तो ये चीज हमने मेंशन कर दी, ठीक है।
नेक्स्ट आते हैं पुनरुक्ति सूचक, जहां पर हम एक ही शब्द को नीचे एज इट इज लिखने की जगह हम डबल कॉमा लगा देते हैं ना, वो होता है पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। पुनरुक्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग ऊपर लिखे किसी वाक्य के अंश को दोबारा लिखने से बचने के लिए किया जाता है। जैसे हम बोलते हैं इसी को दोबारा लिखना है तो डॉट डॉट कर दिया, जैसे हम दे दिया रमेश कक्षा 10 में पढ़ता है, ठीक है। अब रमेश के नीचे हमने यही पुनरुक्ति लगाया के पिता किसान है, रमेश के पिता किसान है। अब रमेश को दोबारा लिखने की बजाय हमने क्या कर दिया, वहां पर पुनरुक्ति सूचक चिन्ह लगा दिया। यहाँ पर चिन्ह पुनरुक्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग रमेश के लिए किया गया है, मतलब हम दोबारा उस शब्द को ना लिखें, इसलिए हम उसे इस तरीके से कॉमा में प्रदर्शित कर देते हैं। नेक्स्ट आते हैं विस्मरण चिन्ह, त्रुटिपूरक चिन्ह या हंस पद। हम लिखते समय कई बार कुछ शब्दों को भूल जाते हैं, है ना, तो फिर क्या होता, फिर याद आया अरे इसमें तो ये मिसिंग है, तो हम क्या करें, तो हम क्या करते हैं, जहां पर हम भूले थे वहां पे हम उल्टा वी बना देते हैं, कुछ इस तरीके से कुछ उल्टा वी बना देते हैं और फिर उसके ऊपर वो शब्द लिख देते हैं। जैसे यहां पर आएगा, देखिए क्या है, विस्मरण चिन्ह का प्रयोग लिखते समय किसी शब्द को भूल जाने पर किया जाता है। जैसे राम जाएगा, तो हम यहाँ भूल गए मथुरा लिखना, तो हमने यहाँ पर विस्मरण चिन्ह लगाया, आगे लिख दिया मथुरा। श्याम विस्मरण चिन्ह में रहते, तो श्याम गांव में रहते हैं, ठीक है। राम बहुत सीधा लड़का है, हम सीधा भूल गए थे। मैंने तुमसे वो बात कब की थी, तो मतलब बीच में जब हम कुछ चीज भूल जाते हैं तो उसके लिए हम विस्मरण चिन्ह लगा देते हैं। उसके उस वाक्य के बाद में हम उसे ब्रैकेट में लिख सकते हैं या हम इसी विस्मरण चिन्ह के ऊपर लिख सकते हैं, ठीक है। विस्मरण चिन्ह का प्रयोग प्रायः टाइपिंग में नहीं होता है, इसका प्रयोग अधिकांशतः पेन से कॉपी पर लिखते समय ही किया जाता है। यानी कि आप इसे अगर फॉन्ट्स में देखेंगे, टाइपिंग में या कंप्यूटर में, तो ये आपको नहीं मिलेगा चिन्ह। इसका प्रयोग हमेशा पेन से लिखते समय, इसीलिए आपको यहाँ पर ये जो चिन्ह दिख रहा है, ये मथुरा बेसिकली इसके ऊपर आना चाहिए, लेकिन हम इसे यहाँ पर नहीं प्रदर्शित कर सकते थे, तो हमने इसे यहाँ पर लिख दिया क्योंकि ये टाइपिंग पर था। हम पेन से लिखते हैं तो इसी तरीके से करते हैं। नेक्स्ट है अवग्रह या दीर्घ उच्चारण चिन्ह। कभी कभी किसी एक शब्द को हम लंबा खींचते हैं, माँ ऐसे बोलते हैं ना, आओ, तो वो जो हम किसी शब्द को लंबा खींचते हैं तब हम इस दीर्घ उच्चारण चिन्ह को लगाते हैं। अवग्रह यानी ये देखिए देव एक देवनागरी चिन्ह है, इसका प्रयोग संधि के कारण विलुप्त हुआ है, आ के लिए किया जाता है, आ करके, हाँ। परंतु आधुनिक भारतीय भाषाओं में अवग्रह चिन्ह का प्रयोग अति दीर्घ स्वर्ग या दीर्घ उच्चारण या पुकारने के लिए किया जाता है, जब हम किसी को पुकार रहे हैं। अतः इसे दीर्घ उच्चारण चिन्ह कहते हैं। जब किसी वाक्य या शब्द में किसी विशेष शब्द उच्चारण में अन्य शब्दों की अपेक्षा अधिक समय लगता है तो वहां दीर्घ उच्चारण चिन्ह का प्रयोग होता है। मोस्टली हम बोलते हैं ना ओम, तो जब इसे लंबा खींच रहे ओम लिख के उसके आगे 2-3 बार ये एक एस बना दिया जाता है, तो ये क्या हुआ, लंबा खींच रहा। जैसे आप देख रहे हो माँ हम बोल रहे हैं ना, तो लगा दिया बुआ, तो ये हम इसका उच्चारण आ करके ही करते हैं, ओ, तो ये इस तरीके से लिखा जाता है। नेक्स्ट आते हैं तुल्यात्मक सूचक चिन्ह, यानी कि कंपेयर करते हैं जहां पर, ठीक है, बराबरी का चिन्ह। इसे मैथ्स में ये बहुत चीजें होती हैं, ये चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है। तुल्यता आसूचक चिन्ह का प्रयोग किसी वस्तु गुण संख्या गुण आदि को बराबर या समान या समकक्ष या तुल प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग अधिकांशतः गणित में किया जाता है। आप मैथ्स में इक्वेशन में इसका इस्तेमाल कितना करते हैं, तो आप यहाँ पर देख रहे हो इस तरीके से हम तुल्य सूचक लगाते हैं। अतः जिस चिन्ह का प्रयोग किसी वस्तु संख्या गुण आदि को बराबर या समान या समकक्ष या तुल प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है उसे तुल्यता सूचक चिन्ह कहते हैं। अब हम आ गए अपने लास्ट चिन्ह पे, यानी कि निर्देशक चिन्ह पर। क्या दिया है, निर्देशक चिन्ह का प्रयोग विषय विवाद संबंधी प्रत्येक शीर्षक के आगे उदाहरण के पश्चात कथोपकथन के नाम पर के आगे किया जाता है। इसको रेखा चिन्ह के नाम से भी जाना जाता है। जैसे मैंने बोला अध्यापक अगर चिन्ह लगाया, अब उन्होंने जो स्टेटमेंट कहा वो हमने लिख दिया। जैसे यहाँ देख रहे हैं अध्यापक तुम जा सकते हो, अध्यापक ने कहा तुम जा सकते हो। जैसे
क्रिकेट, हॉकी। तो यहाँ पर निर्देश उन्होंने क्या कहा, इस चीज को सामने लिखा गया है। जबकि योजक चिन्ह का प्रयोग दो शब्दों को जोड़ने या समस्त पद के लिए किया जाता है। तो इसको हम निर्देश करने के लिए करते हैं, जबकि योजक चिन्ह को हम दो शब्दों को आपस में जोड़ने के लिए करते हैं। समस्त पद से तात्पर्य दो शब्द के मध्य किसी शब्द का लोप हो जाने पर जो शब्द बनता है उसे समस्त पद कहते हैं, यानी कि दो शब्दों के बीच। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो सुख दुख, तो सुख के नीचे डैश है, यहाँ पर अगर योजक चिन्ह हम हटाएंगे तो हम और लगा सकते हैं। उसी तरह लाभ के बीच, लाभ हानि के बीच से योजक चिन्ह लगाएंगे तो और लग सकता है। समझ में आया? तो योजक चिन्ह को जब भी हम हटाएंगे उसके बीच में हमेशा कोई ना कोई अव्यय आएगा ही आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ हमारे समाप्त हो गए हैं सारे जितने भी आपके क्या कहते हैं चिन्ह थे। मैंने विराम चिन्ह आपके सारे खत्म कर दिए। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके जितने भी एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं वो भी मैं जल्दी लेकर आऊंगी, ताकि आपको ये विराम चिन्ह बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली बार अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, जो कि हमारा रहेगा स्वर संधि। ठीक है, चलिए मिलेंगे। लेकिन उससे पहले आपको जल्दी से फटाफट चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना है, और फटाफट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय।